वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 और यूनिट रहने वाली है यूनिट नंबर 8 यानी कि जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस बायोलॉजी। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगी। इसकी जो PDF है वो तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है अपना सपना जेआरएफ। तो यदि आपने ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं आइदर यूट्यूब पर या फिर एप्लीकेशन पर वो सारी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अपना सपना जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पर। तो मेक श्योर अगर आप PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन जरूर से करें। देखो यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन है ये। जैसे जो भी क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रही हूँ वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद फिर से वीडियो को प्ले करके आप देखेंगे कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्रॉस बिटवीन अ पर्पल ब्रीड प्लांट विद रेड फ्लावर्स एंड अ प्योर ब्रीड प्लांट विद वाइट फ्लावर। दो प्लांट लिए हैं, एक प्योर ब्रीड है यानी कि होमोजाइगस है फॉर द कैरेक्टर रेड ले लेते हैं, और प्योर ब्रीड प्लांट विद वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस F1 जनरेशन विद पिंक फ्लावर। यानी कि ये देखिए R है और दूसरा है वाइट, स्मॉल r, ये पेरेंट्स हैं। इनसे जब F1 प्रोजेनी मिली है तो वो मिली है पिंक, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r, और ये सारे क्या हैं, पिंक हैं। फिर इफ द प्लांट्स विद पिंक फ्लावर आर सेल्फ्ड, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाइट पिंक रेड फ्लावर एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। जब इन्हीं की सेल्फिंग करेंगे तो F2 मिलेगा। F2 में भी मिलेगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। देखो ये वाला है रेड, क्योंकि हमने देखा था ये रेड है, प्योर में अगर है तो रेड है, ये है तो ये वाइट है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है तो ये कैसे हैं, पिंक हैं। ये अगेन तुम्हें पता होगा एग्जाम्पल इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ अगर रेड देखे तो ये 1 है, पिंक देखे तो ये 2 है, वाइट देखे तो ये 1 है। यानी कि रेशो क्या आनी चाहिए, 1:2:1। आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, आगे देखिए। इफ अ गैमेट प्रोड्यूस फॉलोइंग नॉन डिसजंक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम एट सेकंड मियोटिक डिवीजन वाज फर्टिलाइज्ड by a normal gamete, what is the expected frequency of trisomic progeny। नॉन डिसजंक्शन भी दो टाइप के होते हैं। नॉन डिसजंक्शन जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक मियोसिस 1 में हो जाए और एक मियोसिस 2 में हो जाए। यहाँ पर जो दिया है वो मियोसिस 2 में हुआ है। देखो अगर मानो तुम्हारे पास ये कोई 2n सेल है, इसमें हुआ है मियोसिस 1 और हमें मिले हैं 2 सेल, एक N और एक N, क्योंकि मियोसिस 1 नॉर्मल है यहाँ तो N आएगा। मियोसिस 2 में देखो मियोसिस 2 हुआ है एक सेल में तो ये N और N रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया है तो एक N+1 आएगा और एक N-1 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कहता है कि M1 में हुआ है तो देखो 2N है, अगर M1 में ही हो गया है तो हमें एक मिलेगा N+1 और एक हमें मिलेगा N-1। और अगर M2 बिल्कुल ठीक हुई है तो यहाँ N+1 और N+1 दो गैमेट मिलेंगे और N-1 N-1 मिलेगा। लेकिन हमें क्या कहा है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन में नॉन डिसजंक्शन हुआ है तो यहाँ पर हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, एक N, एक N, एक N+1 और एक N-1। अब हमने फ्यूज किया है नॉर्मल गैमेट से, इसको फ्यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, इसको नॉर्मल से करेंगे तो ये 2n। देखो यहाँ अगर +n करेंगे तो ये आ जाएगा 3n, यानी कि 2n+1। इसके बाद यहाँ करेंगे n से तो ये आ जाएगा, ये n ही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्राइसोमी किसमें मिली है, केवल हमें एक केस मिली है। 4 में से केवल एक केस ऐसा है जहां पर ट्राइसोमी देखने को मिली है, यानी कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम 3 टाइम रिपीट हो गया है। आंसर विल बी 1/4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ प्लांट दैट प्रोड्यूस डिस्क शेप्ड फ्रूट इज क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट दैट प्रोड्यूस लॉन्ग फ्रूट। All the F1 plants
gave disc shaped fruit when the F1 were intercrossed, F2 progeny were produced in the following ratio 9/16 प्लांट जिसकी डिस्क शेप्ड है, और 6/16 प्लांट जो कि स्फेरिकल फ्रूट हैं, 1/16 प्लांट जो कि लॉन्ग फ्रूट हैं। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द स्फेरिकल फ्रूट। सो हमें क्या कहा है कि देखो एक डिस्क फ्रूट है, डिस्क शेप का फ्रूट है, एक लॉन्ग फ्रूट के साथ में फ्यूज किया है, तो ये डिस्क शेप है और ये लॉन्ग फ्रूट है। दोनों को जब क्रॉस किया है तो हमें मिले हैं सारे डिस्क शेप्ड, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया है और ये रिसेसिव हो गया है। आगे लिखा है जब इनको ही सेल्फिंग किया तो F2 प्रोजेनी मिली जिसमें हमें ये रेशो मिली है कि जो 9/16 है वो सारे डिस्क शेप हैं, यानी 9 कौन से हैं, डिस्क शेप के हैं, बाकी 16 कौन से हैं, स्फेरिकल हैं, और एक कैसा है, लॉन्ग फ्रूट है। आपसे पूछा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ स्फेरिकल फ्रूट। स्फेरिकल फ्रूट के लिए हमें ये पार्ट मिला है, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूं यहां पर ये 9 कब मिलते हैं, इनका जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल A यहां कुछ भी आ सकता है, कैपिटल B यहां कुछ भी आ सकता है। अगर ये कंडीशन है तो हमें 9 का फैक्टर मिलता है, ठीक है, यानी यहां पर स्मॉल a भी आ सकता है, कैपिटल A भी आ सकता है, स्मॉल b कैपिटल B भी आ सकता है, यानी दोनों जीन एक बार डोमिनेंट होने चाहिए तो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। अब बात करें इसकी तो देखो इसमें क्या होता है कि कैपिटल A और यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्मॉल b होना चाहिए, और थर्ड केस होता है कि स्मॉल a होना चाहिए, कैपिटल B और यहाँ कुछ भी आ सकता है। ये 3 के रेशो में मिलता है, ये 3 में मिलता है। और अगर बात करें स्मॉल a स्मॉल b तो ये 1 रेशो में रहता है। ये नॉर्मल जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं उसका रेशो दिया गया है, ठीक है। सो 9 के लिए जीनोटाइप ये रहता है, इस 3 के लिए ये रहता है, इस 3 के लिए ये रहता है, और 1 के लिए जो है ये रहता है। हमसे पूछा है स्फेरिकल, और स्फेरिकल वाले कौन कौन से, इन तीनों को मिला करके जो 6 आए हैं वो स्फेरिकल है, यानी ये वाला भी और ये वाला भी जो जीनोटाइप है ये स्फेरिकल वाले फ्रूट के लिए ही होगा। सो देखो इसमें कौन से ऑप्शन में दिया है, जो अपना थर्ड ऑप्शन है इसमें दिया है जीनोटाइप। तो स्फेरिकल जो फ्रूट होगा उनका जो जीनोटाइप है वो ये रहेंगे, एक ये और एक ये। सो आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तुम्हें एक ट्रेट दिया है, पूछा है कि एक पेडिग्री दी है, पूछा है कि कौन सा ट्रेट है, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है या फिर वाई लिंक्ड है या फिर एक्स लिंक्ड है। देखो वाई लिंक तो है नहीं, क्यों नहीं है, वाई लिंक जो डिजीज होती है वो फीमेल में कभी नहीं होती, लेकिन देखो यहाँ फीमेल में हो रही है। सो ये वाई लिंक ट्रेट तो है नहीं। डोमिनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जनरेशन स्किप हो गई है। देखो यहाँ सब में है, इसमें नहीं है, तो जनरेशन स्किप हुई है तो ये डोमिनेंट नहीं है। बात करें कि या तो वो एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। पहले बात कर लेते हैं एक्स लिंक रिसेसिव की। सो एक्स लिंक रिसेसिव में अगर कोई फीमेल डिजीज है, यानी उसके पास ये कंडीशन रही होगी, म्यूटेशन वाली रही होगी, और एक फीमेल के पास एक्स कहाँ से आता है, एक मेल से एक फीमेल से, यानी मेल के पास क्या होना चाहिए था, एक्स एम और एक्स होना चाहिए था, वाई होता है, और फीमेल के पास एक्स एम एक्स भी हो सकता था। अब अगर मेल के पास एक्स एम वाई होता तो ये अफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये अफेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पर नॉर्मल एक्स है, यहाँ पर नॉर्मल एक्स है और वाई है। अब अगर यहाँ नॉर्मल एक्स है तो फीमेल में एक एक्स एम तो आ गया मदर से, लेकिन फादर से जो आया है वो खाली एक्स होगा, वो खाली एक्स होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की, ये है या नहीं है। देखो इसमें कैसे है, मानो ये अगर डिजीज नहीं है, क्योंकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है उसमें ये नॉन डिजीज होता है, ये नॉन डिजीज होता है बट कैरियर रहेगा, और जो ये कंडीशन है ये डिजीज वाली होती है, यानी यहाँ पर ये दोनों या तो इस कंडीशन में है या इसमें है। मान लेते हैं हेट्रोजाइगस में है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो दोनों में स्मॉल ए आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो ये डिजीज हो गए हैं। हाँ, तो ये बात सही है
कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। सो आंसर विल बी सेकंड। आगे देखिए, पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रेट शो कर रहा है। क्या ये वाई लिंक्ड है? अगर ये वाई लिंक्ड होता तो फीमेल में ना होता, तो ये भी चला गया। आगे कहा है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कब होता है? अगर ये कंडीशन है, मानो म्यूटेशन है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हम कब बोलते हैं? ये एक्स एम है और एक्स एम है, तो ये डिजीज कंडीशन है। एक्स एम एक्स है तो ये डिजीज कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन है तो वो नॉन डिजीज है। एक बार चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर डिजीज कंडीशन में ये है तो ये आ जाएगा एक्स एम और एक्स एम। यहाँ पर भी एक्स एम, नहीं यहाँ पर तो एक ही एक्स एम होगा ना, ये मेल है। सो एक्स एम और वाई, और ये एक्स एम और एक्स एम, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो फीमेल के पास एक एक्स आता है मदर से, एक आता है फादर से। मदर से कौन सा आएगा? दोनों एक्स एम है, तो दोनों में से एक आ जाएगा। और फादर के पास से भी कौन सा आएगा? एक्स एम आएगा। तो ये डॉटर भी कैसी होनी चाहिए थी? डिजीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। एक्स लिंक रिसेसिव, देखो एक्स लिंक रिसेसिव में क्या है, यानी ये एक्स एक्स है, ये एक्स है, वाई है, मान लेते हैं। सो फीमेल के पास ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा, तो ये डिजीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो नॉर्मल है, तो ये भी नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर ये कंडीशन है तो डिजीज है, ये है तो भी डिजीज है, लेकिन ये है तो नॉन डिजीज है। तो यहाँ अगर डिजीज दिखाई दिया तो ये हो सकता है। अब यहाँ दोनों ए करके आ गए हैं, तो ये ए नॉन डिजीज, ए नॉन डिजीज, तो अगेन ये बात सही हो सकती है। सो फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है। आगे देखिए, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री इंडिकेटिंग अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द अबव पेडिग्री। तो आपसे पूछा है कि कौन सी पेडिग्री हो सकती है। सो अगेन देखिए, अगर केस बनता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर होते हैं और उनके अफेक्टेड प्रोजेनी अगर आती है, अफेक्टेड अगर प्रोजेनी आती है, तो मैक्सिमम केस रहता है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इस केस में अगर ये कंडीशन है तो नॉन डिजीज, अगर ये है तो अगेन नॉन डिजीज, अगर ये है तो ये डिजीज कंडीशन है। यहाँ अगर डिजीज नहीं है, यानी ये तो ये होगा या तो ये होगा, तो यहाँ अगर बात करें ये रख लेते हैं। सो दोनों में स्मॉल ए है, यहाँ हो सकता है दोनों में स्मॉल ए आ गया है, और स्मॉल क्या है? डिजीज है, तो ये डिजीज भी है। सो आंसर अपना ऑटोसोमल रिसेसिव आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, इन अ फैमिली द फादर हैज एन एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। एक फैमिली में फादर कैसे है? एक्स लिंक्ड म्यूटेशन है। हमें पता है कि फादर के अंदर केवल एक ही एक्स जीन होता है, फादर के अंदर एक ही एक्स जीन है, वो भी कैसा है? म्यूटेशन वाला है। और मदर के बारे में क्या कहा है कि मदर इज नॉट अ कैरियर, यानी कि मदर ना तो डिजीज है ना ही कैरियर है, यानी मदर बिल्कुल नॉर्मल एक्स के साथ में है। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो देखो हमें क्या मिलेगा? एक्स एम एक्स और एक्स वाई। अगेन यहाँ एक्स एम और एक्स वाई, ये कंडीशन मिलेगी। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फीमेल आ रही हैं वो सारी फीमेल के पास म्यूटेशन वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा, जबकि जो सन है उनके पास नॉर्मल एक्स होगा। तो देखो यहाँ देयर इज अ 50% चांस दैट द सन विल शो द डिसऑर्डर, नहीं 0% चांस है कि सन के पास वो डिजीज आएगी ही नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। नो चिल्ड्रन विल शो द डिसऑर्डर गलत है, ये शो कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द पेरेंट्स हैव अ डॉटर कैरिंग अ म्यूटेंट एलील इज 25%।
म्यूटेशन एलील इज 25। नहीं, देखो अगर मैं फीमेल की भी बात करती हूँ तो 100% फीमेल में से 100 की 100% कैसी हैं, म्यूटेशन वाली हैं, तो 25 का नहीं है। ऑल डॉटर्स विल कैरी द म्यूटेंट एलील, बिल्कुल सही बात है। म्यूटेंट एलील कौन सा है, XM। तो जितनी भी डॉटर यहाँ आएंगी सबके पास म्यूटेशन वाला एलील होगा, तो ये बात ही सही हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेडिग्री बिलो इज इन reference of Angelman syndrome which is caused by a mutation in the UBE3A gene on chromosome 15. The gene is also paternally imprinted. Individuals showing AS have not been indicated in the given pedigree. Individual I1 does not have AS. Individual marked with dot are carrier of the UBE3A mutation. यानी यहाँ पर क्या होता है, देखो एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो मदर है, मदर के जीन में हो गया है म्यूटेशन और फादर का वो सेम जीन होता है इम्प्रिंटेड, तो उनकी जो प्रोजेनी होगी दोनों में ही ये जीन नहीं होगा, क्योंकि मदर में म्यूटेटेड वाला है और फादर में इम्प्रिंटेड है, तो इनकी जो प्रोजेनी होगी इसमें ये जो क्रोमोसोम 15 है ये आएगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एंजलमैन सिंड्रोम। तो आपसे पूछा है कि जिनके पास भी ये डॉट है वो सारे कैसे हैं, जिनके पास म्यूटेटेड UBE3A है, यानी कि मानो ये कोई भी जीन है, उस जीन में ये पार्ट है UBE3A है, तो जिनमें भी ये डॉट दिया हुआ है इसका मतलब है कि उनके पास ये म्यूटेशन वाला जीन प्रेजेंट है। तो एक बार देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि इनमें से किस किस को चांस है कि एंजलमैन सिंड्रोम हो सकता है। सो एंजलमैन सिंड्रोम कब होता है, जब फादर का तो इम्प्रिंटेड है लेकिन मदर के इसमें म्यूटेशन हो गया है। सो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, बात मैं अगर करूँ फर्स्ट के लिए, यहाँ पर देखो जिसमें डॉट है उनको देखेंगे, तो अगर मैं सन की बात कर रही हूँ तो उसके पास जो मदर से जीन आएगा वो म्यूटेटेड है, क्योंकि ये कैरियर फॉर्म में है ना, म्यूटेटेड है। इसके पास लिखा ना कि जिनके पास भी डॉट है उनके पास म्यूटेटेड जीन है। तो इस सन के पास जो मदर से आएगा क्रोमोसोम 15 वो म्यूटेटेड है और जो फादर से आया है वो इम्प्रिंटेड है, यानी ये सन कैसा होगा, इसको एंजलमैन सिंड्रोम होगा। ऐसे इस डॉटर की बात करें तो डॉटर के पास मदर से कैसा आएगा, म्यूटेटेड आएगा, और फादर से कैसा आएगा, फादर से इसके पास इम्प्रिंटेड आएगा, तो अगेन ये भी कैसा होगा, एंजलमैन सिंड्रोम रहेगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ एक बार देखते हैं, देखो इसकी अगर बात करें तो इसके पास फादर से कैसा आया है, म्यूटेटेड आया है, लेकिन मदर से नॉर्मल आया है, मदर से तो नॉर्मल आया है तो ये नॉर्मल रहेगी, इसको एंजलमैन सिंड्रोम नहीं होगा। अगर बात करें 2 वाले की तो देखो इसकी मदर से कैसा आया है, म्यूटेटेड वाला, और फादर से कैसा आता है, इम्प्रिंटेड वाला, तो अगेन इसमें भी एंजलमैन सिंड्रोम हो जाएगा। तो इन सब में से 3 ऐसे हैं, ये और ये, जिनको एंजलमैन सिंड्रोम होगा। सो थर्ड का 1 2, थर्ड का 1 और 2, फोर्थ का 2, आंसर विल बी सेकंड। ओके एवरीवन, आगे देखिए क्या लिखा है। The following picture represent a gel profile of a pair of DNA markers observed in parent P1 and P2. Their F1 progeny and F2 progeny, 4 different profiles were observed in case of F2. The number of F2 progeny are given. यहाँ पर दी गई हैं। आपसे पूछा है कि बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। तो एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें ये P1 है, ये P2 है, ये F1 है और ये सारे F2 आए हैं। सो F2 का रेशियो अगर एक बार देखा जाए तो ये कुछ कैसा दिखाई देता है। देखो F2 में अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसका रेशियो आता है 9:3:1। अगर मैं यहाँ F2 का रेशियो देखती हूँ तो लगभग ऐसे ही आता है। देखो ऐसे आया हुआ है, ये 9 है, ये 93 है और 28 है, 33 है और 1 है, यानी लगभग ये इसके जैसा ही है। यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होगा। हमें पता है ना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब ये वाली रेशियो आती है तो वो कब आती है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है।
तो यहाँ पर भी अगर सेम रेशो आई है तो ये कैसा होगा, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जीन का असोर्ट हुआ होगा। सो द पॉलीमॉर्फिक डीएनए बैंड्स रिप्रेजेंट 2 इंडिपेंडेंट जीन, तो ये बात सही हो सकती है। आगे लिखा है कि ये शो कर रहा है कोडोमिनेंट मार्कर। अब देखो कोडोमिनेंट मार्कर क्या होते हैं। कोडोमिनेंट मार्कर वो होते हैं जो कि डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव दोनों के बैंड को शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें जो P1 है उसके पास ये बैंड है, P2 के पास ये है, F1 के पास दोनों आ गए हैं, यानी इसने दोनों बैंड दिखाए हैं। मान लेते हैं ये अगर कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो लगता है कि कोडोमिनेंट मार्कर है, यहाँ भी शो करता है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, यहाँ केवल एक ही बैंड आया है। ठीक है, चलो मानो यहाँ हो सकता है कि कैपिटल ए हो, ठीक है, यहाँ स्मॉल ए हो, ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है जिसमें स्मॉल ए आना चाहिए था, यहाँ कोई बैंड नहीं दिखाया है। सो कुछ हद तक तो ये बिहेव कर रहा है एज अ कोडोमिनेंट मार्कर, लेकिन यहाँ पर डेटा है ही नहीं। सो हम ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि जो मार्कर है वो कोडोमिनेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे लिखा है If the P1 parent was crossed to F1 individual, the progeny will show the 4 profile as observed in the F2 progeny. यानी P1 क्या है, देखो P1 कैपिटल ए है, इसको अगर मैं क्रॉस कराती हूँ F1 के साथ में, F1 क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा, हमें ये ही मिलेंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर P1 को क्रॉस करते हैं F1 से तो सारे वो प्रोफाइल मिलेंगे जो कि F2 में भी मिले हैं, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। केवल हमें 2 ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, तो ये बात गलत है। आगे लिखा है इफ एन F2 प्रोजेनी विच डज नॉट शो आइदर ऑफ डीएनए मार्कर, यानी कि जो लास्ट लेन है ऑफ द अबोजेल इज क्रॉस्ड टू P1 इंडिविजुअल, यानी F2 प्रोजेनी जो कि यहाँ पर है, तो ये कैसी होती है, जिसका एक आता है वो कैपिटल ए और स्मॉल बी की फॉर्म में आता है। सो अगर मैं उसको फ्यूज कराती हूँ P1 के साथ में, P1 क्या है अपना, मैंने ये लिया है, सो कैपिटल ए और उसको रख लेते हैं स्मॉल ए। मैं सिंगल जीन का दिखा रही हूँ, लेकिन ये है किसका, ये डाई हाइब्रिड कोर्स है, लेकिन मैं तुम्हें सिंगल से दिखा रही हूँ। सो ये देखो यहाँ पर ये कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे, सारे कैसे मिलेंगे, हमें इस तरीके से मिलेंगे। लेकिन इसमें लिखा है इफ F2 प्रोजेनी को मैं क्रॉस करती हूँ P1 से, the obtained progeny will have 2 type of individual, one which show a band and other where no band is observed. जहां पर बैंड बिल्कुल भी नहीं आया है वो कैसा था, स्मॉल ए था, तो क्या ये स्मॉल ए है, नहीं है, तो ये आंसर भी अपना गलत हो जाएगा, ये बात भी गलत हो जाएगी। सो आंसर विल बी सेकंड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आपके पास 2 पैनल है, पैनल एक्स और पैनल वाई, इनमें से पूछा है कौन सा कोडोमिनेंट मार्कर है, कौन सा डोमिनेंट मार्कर है। मैं तुम्हें अभी बताया है कि कोडोमिनेंट मार्कर दोनों बैंड को शो कर सकता है, डोमिनेंट वाला भी रिसेसिव वाला भी, ये देखो, लेकिन डोमिनेंट मार्कर केवल डोमिनेंट को दिखाता है, रिसेसिव को नहीं दिखाएगा। सो यानी कि पैनल एक्स क्या है, पैनल एक्स हो जाएगा कोडोमिनेंट और पैनल वाई हो जाएगा डोमिनेंट। ठीक है, सो पैनल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कोडोमिनेंट मार्कर, बिल्कुल सही है। पैनल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट मार्कर, बिल्कुल सही है। पैनल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट, नहीं, गलत हो जाएगा। पैनल एक्स कुड बी SSR मार्कर, जबकि पैनल वाई कुड बी RAPD मार्कर। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, RAPD, ISSR, AFLP, DAF ये सारे डोमिनेंट मार्कर हैं, जबकि RFLP, SSR, STS, STMS ये सारे कैसे हैं, डोमिनेंट मार्कर है। तो अपनी ये बात सही हो जाएगी थर्ड वाली। सो ए भी सही है, थर्ड सही है, और डी यानी ACD आंसर विल बी थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा है कि DNA फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप A+B+C+D+E+ was isolated and used to transform a strain of bacteria that was A-, B-, C-, D-, E-। मतलब हमने एक बैक्टीरिया से उठाकर जिसके पास ये सारे जीन थे वहां डाल दिए जहां पर ये बिल्कुल भी नहीं थे। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से देखा गया है कि ये सारे जो जीन हैं ये आपस में को ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये को ट्रांसफॉर्म हुए हैं। सो देखो इसमें
ए आया है सी के साथ, बी आया है डी के साथ, ई आया है डी के साथ, सी आया है बी के साथ, तो उनका तुम्हें बताना है कि सीक्वेंस क्या रहा होगा। सो देखो ए आया है सी के साथ, यानी ए सी बिल्कुल पास में होंगे। इसके बाद बी आया है डी के साथ, यानी बी और डी बिल्कुल पास में होंगे। इसके बाद ई और डी आया है, यानी कि डी और ई के पास, मतलब डी ई के पास है। इसके बाद सी और बी है, यानी सी और बी है, तो ये पैटर्न ही हो जाएगा ए सी डी बी ई, ए सी डी ए सी बी डी ई, यानी सेकेंड विल बी द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसऑर्डर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर सेड टू कैरी द प्री म्यूटेशन। कहा है कि इन चारों में से कौन सा डिसऑर्डर है जिसको होने के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर उन पेरेंट्स के भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें म्यूटेशन होना ही होना चाहिए। सो एक बार देखो, फ्रेजाइल जो एक्स सिंड्रोम है ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। सो देखो, अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर होती है तो जैसे मानो ये कोई पेरेंट्स है और उनमें ये डिसऑर्डर हो गई है, कैपिटल ए स्मॉल ए मान लेते हैं और इसको कैपिटल ए स्मॉल ए मान लेते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं कि देखो जैसे ये है कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसके पास ये कैपिटल ए कहाँ से आया होगा, उसके पेरेंट्स से आया होगा। मान सकते हैं कि या तो ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे हो सकता है, यानी इसके पास कैपिटल ए आने के लिए इसके पेरेंट्स के पास भी कैपिटल ए होना चाहिए, अदरवाइज नहीं आ सकता। ऐसे ही मानो इनके पास जो कैपिटल ए आया है वो उसके पेरेंट्स के पास होना चाहिए, तभी इसके पास भी आ पाएगा। ठीक है, तो ये डिजीज यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ आएगी। सो जो भी डोमिनेंट डिसऑर्डर होती है उसमें ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें डिजीज़ होनी ही चाहिए, म्यूटेशन होना ही चाहिए, तब जाकर वो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। बाकी अगर बात करें डाउन सिंड्रोम की तो ये एक नॉन डिसजंक्शन डिजीज़ है। तो ये तो जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है तब जाकर के कोई गड़बड़ हुई है, तब चीज़ें फॉर्म हुई हैं, जिसमें हम 21st वाला जो जीन है उसकी ट्राइसोमी देखते हैं। ऐसे लाइनविल्डर सिंड्रोम में भी नॉन डिसजंक्शन होता है, एल्कोप्टोन्यूरिया में भी, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो रिसेसिव के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो डोमिनेंट होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि प्री म्यूटेशन होना चाहिए पेरेंट्स में भी और ग्रैंड पेरेंट्स में भी। तो ये अपना आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन अकर बिटवीन टू लोकाई इज, जो कि 50% होता है। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 50% होती है और मिनिमम कितनी होती है? ऑफ कोर्स मिनिमम 0 हो सकती है, मिनिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 हो सकती है। लेकिन बात करें अगर पेरेंटल फ्रीक्वेंसी की तो मैक्सिमम वो 100% हो सकती है और मिनिमम वो कितनी रहती है? 50% रहती है। ठीक है, यानी जो पेरेंटल आने की फ्रीक्वेंसी है वो 50% से 100 तक हो सकती है, जबकि रिकॉम्बिनेंट आने की फ्रीक्वेंसी वो 0 से 50% होती है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज 50%। दिस इज द आंसर। आगे देखिए, अ जीन वॉज लोकेटेड एट द 10p11, दिस मीन्स द जीन वॉज लोकेटेड ऑन द, एक क्यू आर्म होती है, एक पी होती है। पी का मतलब होता है पेटाइट, यानी कि स्मॉल। सो क्रोमोसोम की जो पी आर्म है वो स्मॉल वाली होती है, और यहाँ लिखा है 11 का मतलब है कि 1 बैंड का भी जो 1 सब बैंड होता है उसको बोलेंगे। सो इसका मतलब हो जाएगा शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 10 एट जी सब बैंड 1 ऑफ बैंड 1, मतलब कि इसमें ऐसे बैंड आते हैं 1, फिर उसमें भी 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो इस तरीके से लिखते हैं। सो इसका आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा, यानी इस पूरी बात को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स डू द फॉलोइंग म्यूटेशंस M1 to M6 कम अंडर? कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या होते हैं? जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, जो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में क्या होता है? जो
हेल्प नहीं करते हैं, जो म्यूटेशन को रिस्टोर करने में हेल्प नहीं करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे देखो, अगर M1 है और M1 है, दोनों को साथ में रख रहे हैं तब भी वहां म्यूटेशन नहीं हट रहा है, यानी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, M1 आ जाएगा। ऐसे ही M1 M2 में माइनस है, M5 में माइनस है, यानी M1 M2 M5 ये ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप में आ जाएंगे। आगे देखिए, M2 की बात करें तो M2 हमने पहले ले लिया है, इसको फिर से नहीं रखते हैं। M5 हमने ले लिया है, इसको फिर से नहीं रखेंगे, तो ठीक है। इसके बाद M3 का जो है, देखो M3 का एक बन सकता है। M3 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, M3 M4 भी नहीं कर रहे हैं, तो M4 भी इसमें आ जाएगा, यानी एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप ये बनेगा। इसके बाद देखिए, जो फोर्थ वाला है, फोर्थ हमने पहले ही लिख लिया है। जो फिफ्थ वाला है वो फिफ्थ के साथ में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो एक में आएगा M5, और जो M6 है वो नहीं कर रहा है M6 के साथ में, तो एक में आएगा M6, यानी कि टोटल 4 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे यहाँ पर। आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेग्रीगेशन ऑफ एलील कैन अकर आइदर एट एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 of meiosis, which one of the following is an ideal model system for identifying the stage at which the allelic segregation अगर एनाफेज 1 में होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल डिवीजन सेग्रीगेशन, और एनाफेज 2 में होता है तो उसको बोलते हैं हम डबल सेग्रीगेशन, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन बोलते हैं, और उसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बोलते हैं। यानी फर्स्ट डिवीजन में ही एलील का सेग्रीगेशन हो गया है, सो FDS। अगर सेकंड मियोसिस में हुआ है तो SDS। ये दोनों देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक फंगाई जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। सो इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड विल बी द आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे देखिए, इन सम शीप हॉर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोसोमल एलील H दैट इज डोमिनेंट इन मेल्स एंड रिसेसिव इन फीमेल्स। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सोल्व करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो कहा है उसको साथ साथ लिखते रहेंगे। कहा है इन सम शीप हॉर्न आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोसोमल एलील H दैट इज डोमिनेंट इन मेल्स एंड रिसेसिव इन फीमेल। जो H वाला एलील है, यानी जो ये वाली कंडीशन है, H वाली कंडीशन है, ये मेल में तो डोमिनेंट होगी, लेकिन अगर सेम ऐसे ही हम रखें फीमेल में तो ये फीमेल में रिसेसिव हो जाती है। आगे देखिए, H पॉजिटिव कंडीशन वाले कैसे होंगे? हॉर्नलेस होंगे। सो हॉर्न फीमेल इज क्रॉस्ड विद अ हॉर्नलेस मेल। हॉर्न फीमेल को, एक हॉर्न फीमेल है उसको क्रॉस किया गया है हॉर्नलेस मेल से, तो यानी ये तो है फीमेल और ये है मेल। मेल कैसा है? हॉर्नलेस है। अभी बताया है कि H पॉजिटिव जो इंडिविजुअल है वो कैसे होंगे? हॉर्नलेस होंगे, यानी ये कैसा होगा? ये H पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर ये हॉर्नलेस है और ये हॉर्न है तो यहां पर कंडीशन ये आनी चाहिए। ठीक है, अगर H पॉजिटिव हॉर्नलेस है सो H और H कैसा होगा? हॉर्न होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं मेल को इस तरीके से लेती तो हम कंडीशन ये रख सकते थे। देखो मेल के केस में अगर बात करें, मेल के केस में डोमिनेंट कब होगा? मेल के केस में डोमिनेंट होगा यदि H है तो भी हॉर्न आएगा, और अगर H पॉजिटिव H है तो भी हॉर्न आएगा। लेकिन फीमेल के केस में क्योंकि ये रिसेसिव है तो दोनों ही H होने चाहिए, तभी फीमेल कैसी होगी? हॉर्न होगी। तो अगर मैं कह रही हूं कि फीमेल कैसी है? हॉर्न है, तो उसके पास H होना चाहिए। हमने क्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव H मिलेगा। दिस इज द F1। अब देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द रिजल्टिंग F1 फीमेल इज क्रॉस्ड विद अ हॉर्नलेस मेल। फिर हमने क्या किया? सेल्फिंग नहीं की है। देखो जब हम इसकी सेल्फिंग करते हैं ना तब हम कहते हैं कि F2 आया है। हमने यहाँ सेल्फिंग नहीं की है, अब हमने इसको बिल्कुल एक पेरेंट मान लिया है और इसे किसी और के साथ में, एक हॉर्नलेस मेल के साथ में हमने क्रॉस करवाया है। अगर अगेन हॉर्नलेस है तो क्या आएगा? H पॉजिटिव आएगा।
इससे हमें क्या मिलेगा, इससे जो मिलेगा वो अगेन F1 होगा। सो देखो यहाँ H पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव अगेन फिर H पॉजिटिव, यहाँ H पॉजिटिव H और H पॉजिटिव H, ये 4 प्रोजेनी मुझे मिली है। क्योंकि ये एक ऑटोसोमल एलील है तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हम मान सकते हैं इसको मैं फीमेल मान सकती हूँ, इसको मैं मेल मान सकती हूँ, अगेन इसको फीमेल मान सकती हूँ और इसको मेल मान सकती हूँ। आपसे पूछा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोजेनी F1 विल बी हैव हॉर्न, कितना प्रोपोर्शन है जिसमें कि जो F1 प्रोजेनी यहाँ आई है वो हॉर्न वाले होंगे। सो अभी हमें बताया है क्वेश्चन में जिनके पास H पॉजिटिव है वो कैसे हैं, हॉर्नलेस है, यानी ये कैसी होगी, हॉर्नलेस होगी फीमेल, ये मेल भी कैसा होगा, हॉर्नलेस होगा। अब ये फीमेल देखो कैसी होगी, फीमेल के केस में हॉर्न कब होते हैं, जब दोनों H होते हैं। अगर एक H पॉजिटिव आ गया है तो अगेन ये फीमेल कैसी हो गई, हॉर्नलेस हो गई। और मेल के केस में ये कंडीशन में भी हॉर्न हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, यानी कि ये कैसा होगा, हॉर्न होगा। यानी अगर बात करें मेल की तो मेल ये है और ये है, यानी मेल में से 50% मेल कैसे हैं, हॉर्न वाले हैं, और 50% मेल कैसे हैं, हॉर्नलेस हैं। लेकिन फीमेल के केस में अगर बात करते हैं तो फीमेल में 100% फीमेल कैसी हैं, हॉर्नलेस हैं। ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। चलिए मैच कर लेते हैं। 50% मेल एंड 50% फीमेल प्रोजेनी विल हॉर्न, नहीं। 50% मेल प्रोजेनी बट नन ऑफ द फीमेल प्रोजेनी विल हैव द हॉर्न, ये बात अपनी सही हो जाएगी। 25% नहीं है, 50% मेल हॉर्न है, 50% हॉर्नलेस है, तो ये दोनों बात गलत हो जाएंगी। आंसर विल बी सेकंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन F पॉजिटिव सेल एंड HFR सेल। सो देखो H पॉजिटिव हम कब कहते हैं, मानो ये कोई सेल है और इसका क्रोमोसोमल DNA है, ये इसके पास प्लाज्मिड होता है जिसमें F पॉजिटिव है तो उसको एपिसोम बोल देते हैं। अगर ये कंडीशन है तो उसको बोलते हैं F प्लस सेल, इसको F प्लस सेल बोला जाता है। यहां से ये एपिसोम ट्रांसफर होता है किसी F नेगेटिव में, मानो अगर ये सेल है, इसमें अगर ये तो है इसका क्रोमोसोमल DNA, इसके पास ये एपिसोम नहीं है तो उसको बोलते हैं F माइनस। लेकिन अगर यहाँ से ये एपिसोम ट्रांसफर हो जाए और ट्रांसफर होकर के इसके क्रोमोसोमल DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसको बोल देते हैं HFR। दोनों में ये डिफरेंस होता है, यानी H पॉजिटिव में जो H फैक्टर है वो अलग है, लेकिन HFR में ये जो H पॉजिटिव वाला फैक्टर है क्रोमोसोमल DNA के साथ में ही एसोसिएट होता है। तो देखो एक बार फोर्थ देखो, इन F पॉजिटिव सेल F फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एपिसोम while in HFR cell F factor is integrated into the bacterial chromosome। अपनी ये बात ही सही हो जाएगी। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, बेस्ड ऑन द इमेज गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब इट्स करेक्टली। कौन सी बात सही है? सो ये एक क्यू बैंडेड है जिसमें नॉर्मल ह्यूमन का कैरियोटाइप है, गलत, क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन आई है XXY, तो अगेन ये नॉर्मल ह्यूमन का कैरियोटाइप तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि नॉर्मल का है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से बात होगी कि ये डिपिक्टेड एन्यूप्लॉइडी का है या लाइन फिल्टर सिंड्रोम का है। सो हमें यहाँ पर G और C बैंडिंग को देखना होगा। देखो C बैंडिंग क्या होती है, जो केवल सेंट्रोमियर रीजन को ही स्टेन करती है। तो सेंट्रोमियर रीजन कौन सा होता है क्रोमोसोम में? एक टीलोमियर वाला और एक सेंट्रोमियर वाला। तो अगर ये C बैंडिंग होती तो हमें इतने बैंड्स नहीं दिखाई देते, हमें केवल इस तरीके से बैंड दिखाई देते। यानी कि ये जो लास्ट वाला फैक्टर लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये बैंडिंग तो C नहीं है ना। ये कैसी बैंडिंग है? ये G बैंडिंग होती है, ये G बैंडिंग है और यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी हुई है। एन्यूप्लॉइडी मतलब कि डबलिंग हो गई है क्रोमोसोम X की, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ थर्ड ना होकर के सेकंड आंसर आएगा।
ठीक है जी, आगे देखिए। म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर जेनेटिक वेरिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन लीड टू द वेरिएशन अमंग द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द मेल ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यानी कि वेरिएशन होना एक बहुत ही जरूरी बात है और म्यूटेशन से ऐसा हो जाता है। अब आपसे पूछा है कि जब ड्रोसोफिला का जो मेल है उसमें जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तो वहां पर वेरिएशन का सोर्स क्या है, और कहा है कि जो मेल होता है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ नहीं होती। तो दो ही तरीके होते हैं वेरिएशन लेकर के आने का, एक होता है रिकॉम्बिनेशन होना, जबकि गैमेट बनते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, तब जाकर के गैमेट्स में वेरिएशन आता है। और दूसरा आता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ये दो ही फैक्टर हैं, सेग्रीगेशन से नहीं आता, इम्प्रिंटिंग से नहीं आता, रिकॉम्बिनेशन से आता है, लेकिन पहले ही कह दिया गया है कि मेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो ये भी एक सोर्स नहीं होगा। आखिर में बचा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये वो फिनोमिना होगा जो मेल के अंदर वेरिएशन कोज करने में मदद करेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइंटिस्ट है जो सिंथेसाइज किया है 4 न्यू केमिकल्स which had mutagenic potential and named them as C1, C2, C3 and C4. He tried to analyze the nature of mutations caused by them and obtain the following results. Which one of the following answers depict the mutagenic potential of the chemicals? अब देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर C1, C2, C3, C4 लिए हैं, 4 केमिकल्स लिए हैं। म्यूटेशन रिवर्स कैसे हुआ? मतलब देखो C1 ने जो म्यूटेशन किया वो रिवर्स कर दिया 2 अमीनोप्यूरिन ने, यानी ये खुद भी क्या था, ये खुद भी ऐसा ही काम किया जो कि 2 अमीनोप्यूरिन करता है। रिवर्स कौन कर सकता है? मानो C1 है, उसने कोई भी म्यूटेशन कर दिया है, अगर अगेन मैं ऐसा ही केमिकल वहां इंट्रोड्यूस कर दूंगी तो वो उस म्यूटेशन को ठीक कर देगा। अब जो C1 ने म्यूटेशन किया है उसको रिवर्स कर दिया है 2 अमीनोप्यूरिन ने, यानी जो कैरेक्टर इसके पास है, जो ये करता है वही C1 ने किया है। तो 2 अमीनोप्यूरिन क्या करता है? ट्रांजिशन कर देता है। अब ट्रांजिशन क्या होती है? यानी जो प्यूरिन है उसको प्यूरिन से ही रिप्लेस करना, और जो पायरिमिडीन है उसको पायरिमिडीन से ही रिप्लेस करना, इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सो 2 अमीनोप्यूरिन क्या करता है? ट्रांजिशन करता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या करता है? ट्रांजिशन करता है। एक्राइडिन ऑरेंज क्या करता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, यानी कि वहां से एक बेस को सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है, यानी ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। सो देखो अगर C1 में यहाँ यस आया है, यहाँ भी यस आया है, तो इसका मतलब है C1 ने क्या किया होगा? ट्रांजिशन किया होगा। तो C1 ने क्या किया होगा? कोज ट्रांजिशन। इसके बाद C2 में देखो हमें कुछ बताया नहीं है, इसको अभी पेंडिंग करते हैं। C3 में केवल यहाँ यस आया है, यहाँ यस, यानी कि C3 ने भी क्या किया है? C3 ने भी ट्रांजिशन ही कोज किया है। C4 के केस में यहां जाकर के यस आया है, यानी कि C4 ने क्या किया होगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की होगी। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन या फिर डिलीशन। तो C4 ने क्या किया है? कोज द सिंगल बेस इंसर्जन या फिर डिलीशन। बस खाली C2 बचा है तो इसने क्या किया होगा? ट्रांसवर्जन किया होगा और लार्ज डिलीशन किए होंगे, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से सीखना होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेसिव लीथल एलील्स आर नेवर कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकॉज, जो रिसेसिव लीथल एलील है, मानो कि ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ये क्या है? रिसेसिव एलील है, ये रिसेसिव एलील है और ये लीथल है, यानी जिसके पास भी एलील होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो कहा है कि रिसेसिव लीथल एलील्स आर नेवर कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकॉज, अब देखो ये वाला सरवाइव करेगा, ये वाला भी सरवाइव करेगा, हालांकि इसके पास ये जीन है लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाएगा ये जीन, क्योंकि ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है। तो ये भी सरवाइव करेगा लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसकी डेथ हुई तो ये दोनों जीन यहां से एलिमिनेट हो गए। लेकिन अगेन अगर ये तो बचा है ना, ये बचा है, कैपिटल ए स्मॉल ए बचा है, ऐसे कोई और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये फिर से स्मॉल ए फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो जो रिसेसिव लीथल एलील है
ये पॉपुलेशन से एलिमिनेट नहीं होता है क्योंकि ये मेंटेन रहते हैं इन द पॉपुलेशन एज हेट्रोजाइगोट्स। ये हेट्रोजाइगोट की कंडीशन में मेंटेन रहते हैं। सो फोर्थ विल बी द आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्चर वांट्स द टेस्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एजेंट्स। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जो कॉलम एक्स है कॉलम वाई है, ये बनाने के लिए हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, ये है नाइट्रोजनस बेस। सो यहाँ पर जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट हटा दूँ तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फेट लगा रहता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और जब डबल स्ट्रैंड बनता है तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड है। तो इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सो अगर तुम्हें बनाना है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी हमें ब्रेक करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डी का हो जाएगा 1। अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो फॉस्फेट रिमूव करना पड़ेगा। सो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप, यानी सी का हो जाएगा 2। और अगर न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, अच्छा ओनली नाइट्रोजनस बेस अगर चाहिएगा हमें, बस ये चाहिए हमें, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी ब्रेक द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी का हो जाएगा 4th। और अगर न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें, ये चाहिए, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ए का हो जाएगा 3rd। सो यहाँ ए का 3rd है और बी का है 4th, सी का है 2nd, डी का है 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स कंटेनिंग क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशन और डिलीशन often result in children with disabilities. What is the probability of a couple where the male is karyotypically normal and the female has pericentric inversion? Pericentric inversion क्या होता है कि मानो ये कोई क्रोमोसोम है, ये इसमें सेंट्रोमियर है और इसमें इन्वर्जन हुआ है, यानी कि यहाँ का कुछ पार्ट यहाँ आ गया है और यहाँ का यहाँ चला गया है। सेंट्रोमियर भी अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ है तो उसको पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि ये मेल है और ये मेल का नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये फीमेल है, उसमें इन्वर्जन हुआ है, तो ये इन्वर्जन वाला है। ये कैसी कंडीशन हो गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, यानी एक नॉर्मल है एक इन्वर्जन वाला है। इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज इफ क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस विद इन द पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इज 26%। यानी कि देखो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो वहाँ हमें 4 रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी तो 4 रिजल्ट मिलेंगे। एक नॉर्मल मिलेगा ऐसे ही, एक इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा ऐसे जैसे ये है, और 2 मिलते हैं हमें डिलीशन और डुप्लीकेशन वाले। यानी हम कह सकते हैं कि जब इस हेट्रोजाइगस में क्रॉसिंग ओवर होती है तो 50% तो नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल, और ये भी नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर कोई जीन का लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो 50% है वो कैसे होते हैं? वो अब नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कि अगर 26% में ही क्रॉसिंग ओवर हुई है तो कितने गैमेट्स ऐसे हैं जिनमें डिसेबिलिटीज होगी, यानी जिनमें डिलीशन या डुप्लीकेशन होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है तो 50-50 का रेशियो आता है। कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है? 26% में हुआ है, तो 26% में से 13% नॉर्मल होंगे और बाकी 13% कैसे होंगे? बाकी 13% होंगे एबनॉर्मल वाले, डिसेबिलिटीज वाले। ठीक है, सो आंसर अपना 13% हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS in plants is caused by mutation in the mitochondrial genome. CMS can be restored by a nuclear gene restorer of the fertility, जिसको RF factor बोलते हैं, which is dominant character. If male sterile pea plant is pollinated by a fertile male pea plant with RF is
इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द प्रोजेनी ऑब्टेन विल बी, यानी साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेरिलिटी कंडीशन है वो रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में है। और जो रिस्टोरर फैक्टर है ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और वो किस फॉर्म में है, हेट्रोजाइगस की फॉर्म में है, यानी इसको हम ऐसे ले लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए की फॉर्म में है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और ये कैसे होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। ये कैसा है, फर्टिलिटी फैक्टर वाला है, और ये स्टेराइल मेल है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फर्टाइल मेल है और ये स्टेराइल मेल है, ये कंडीशन बनी है। यहाँ पर हम जब फ्यूजन करेंगे तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये कैसा होगा, अगेन फर्टाइल होगा, और ये कैसा होगा, स्टेराइल होगा, यानी 50% फर्टाइल है और 50% स्टेराइल है। सो देखो क्या दिया है, ऑल मेल स्टेराइल नहीं, ऑल फर्टाइल नहीं, 50% प्रोजेनी ऐसी जो फर्टाइल हैं और 50% ऐसी हैं जो स्टेराइल हैं। अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए जी, तो सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं जेनेटिक्स के। अभी भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।